हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 18 है वायु तथा जल का प्रदूषण, क्लास 8th का है। तो इसमें आपको बेसिकली किसके बारे में जानना है बच्चों? प्रदूषण के बारे में, और प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब क्यों होता है प्रदूषण, उसके क्या कारण हैं और हम कैसे उससे बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। आप सभी ने आगरा के ताजमहल के बारे में सुना है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में कि हमारे देश का एक बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह बोल सकते हैं उसको, और संसार के 7 आश्चर्यों में से भी एक है आपका ताजमहल। 7 वंडर्स में से, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। क्यों? उसकी खूबसूरती के कारण उसको 7 वंडर्स में से एक रखा गया है। सफेद रंग के संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है। तो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब अब आप लोग सुन रहे होंगे, कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण से, जो हमारे पर्यावरण में वायु है उसमें जो प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण से उस इमारत को खतरा है। मतलब ये समझा जा रहा है कि शायद उसकी वो सफेदी, वो वाइटनेस नहीं रहेगी, कुछ उसमें कह रहे हल्का पीलापन आ रहा है। क्यों? वायु प्रदूषण के कारण आ रहा है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे असर हो रहा है, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का भी हो रहा है, तो उससे निपटने के लिए हम क्या ऐसे कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से बचा जा सके। आप सबको पता है कि हम जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पर्यावरण अब पहले के जैसा नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने एक पीढ़ी पहले के लोगों की बात करें, अपने मदर फादर से बात करें, या अगर दादा दादी हैं घर में, आप उनसे बात करते हैं, तो आपको पता चलेगा, आप क्योंकि आप लोग बातचीत करके देखिए तो क्या पता चलेगा कि वो कहेंगे कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। और जब आप पर्यावरण की बात करते हैं, क्लीनलीनेस की बात करते हैं, तो उसके बारे में भी वो आपसे डिस्कस करेंगे कि उस समय पे भी वैसा माहौल नहीं था जैसा आज के समय में हो गया है। उस समय पे उतनी गाड़ियां भी नहीं थी, उस समय पे उतनी ज्यादा सुविधाएं, जिसको हम सुविधाओं का नाम दे रहे हैं, जैसे सबके पास पर्सनल व्हीकल्स का होना, सबके पास कार का होना, सबके पास मोटरसाइकिल का, स्कूटी का होना, है ना। पर अगर 2 पीढ़ी पहले हम चले जाएं तो हम बात करें तो उसमें साइकिल तो होती थी, लेकिन मोटरसाइकिल भी सबके पास नहीं हो सकती थी, पूरे फैमिली में एक हो सकती थी मैक्सिमम। और कार 2-4 घरों के बीच में कोई एक कार कभी हुआ करती थी। अब क्या है, सबके घरों में कारें हैं और वो चलती भी हैं पेट्रोल से। तो क्या करती हैं? एयर पॉल्यूशन करती हैं, है ना। तो जब आप पहले के समय से इस समय का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे अगर, तो आपको ये समझ में आएगा कि उस समय पे, इस समय पे क्या चीजें हैं, लेकिन हमें किन चीजों का नुकसान हुआ। जैसे हमारे पास सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण जो है वो धीरे धीरे प्रदूषित होने लगा। लेकिन पहले के समय में क्या था, सुविधाएं हो सकता है इतनी नहीं थी, लेकिन पर्यावरण उस समय पे इतना प्रदूषित नहीं था। अगर इतना प्रदूषित नहीं था तो हमारे पास क्या था उस समय पे? हमारे पास उस समय पे शुद्ध वायु रही, जिससे लोग बीमार भी कम पड़ते थे, सांस की बीमारी कम होती थी, और स्वच्छ आकाश था, स्वच्छ जल था, शुद्ध वायु थी, है ना। जो दादा दादी के समय में, या हम कह सकते हैं इस समय हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके बचपन में जो समय था उन्होंने देखा, वो तो पर्यावरण की गुणवत्ता जो है उसमें निरंतर क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। यानी कि हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी हिसाब से, उसकी तुलना में अपना पोल्यूशन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिस लेवल में पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, उस लेवल का पोल्यूशन कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, श्वसन रोगों की संख्या बहुत तेजी से लगातार पिछले कुछ समय में बढ़ी है और बहुत ज्यादा हुई।
तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अगर केवल कल्पना करके देखिए, केवल इमेजिन करके देखिए कि अगर इसी तरीके की सिचुएशंस ऐसे ही बनी रही, ऐसे ही चलते रहा, तो क्या होगा? हमें ना तो सांस लेने के लिए साफ हवा मिलेगी और ना ही हमको पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होगा, है ना? तो अगर पानी भी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, सांस लेने के लिए हवा भी उपलब्ध नहीं है, तो मतलब जो हमारे आसपास परिवर्तन हो रहे हैं वो कितने हानिकारक हैं और किस तरह से उनका क्या बचाव किया जा सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, हम लोगों को इसके बारे में इस चैप्टर में जानना है। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि वायु और जल का प्रदूषण। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। वायु यानी कि एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस एंड वी ऑल नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग। यानी कि वायु जो है, हवा जो है, वो हमारे आसपास चारों ओर होती है और हमको साफ हवा की जरूरत होती है। किस चीज के लिए? स्वच्छ वायु की जरूरत होती है हमको सांस लेने के लिए या ब्रीदिंग करने के लिए। बट डिड यू नो that as a result of the addition of some substances to air, it is increasingly becoming toxic for living organisms. लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि कुछ हानिकारक सब्सटेंसेस जो हमारे वातावरण में घुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और क्या होते जा रहे हैं? इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग टॉक्सिक, बहुत ज्यादा मात्रा में होते जा रहे हैं और हमारे लिए या सजीवों के लिए टॉक्सिक होते जा रहे हैं, बिल्कुल जहरीले चीज के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। द कंटामिनेशन ऑफ एयर विद अनवांटेड सब्सटेंसेस। अनवांटेड सब्सटेंसेस से मतलब है कि जिसकी आपको जरूरत, मतलब जिसकी हमारे सिस्टम को जरूरत नहीं है, वो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो वायु का संदूषण है, वायु का प्रदूषण, कंटामिनेशन का मतलब किसी भी चीज का प्रदूषित हो जाना, है ना? तो वायु का प्रदूषण धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। विच हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिससे क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं। और वो क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण ही हम उसको कहते हैं। जब जैसे हमको वायु की कितनी ज्यादा जरूरत, किस लेवल तक हमें एयर की नीड है, ये समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक दिन, हो सकता है बिना खाना खाए हम रह सकते हैं, लेकिन अगर ये बात की जाए कि क्या विदाउट एयर हम रह सकते हैं, तो सांस लिए बिना हम रह नहीं सकते। यानी कि सांस लेना जीवन के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है और सांस हम लेते किससे हैं? वायु से। तो वायु के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका सिस्टम काम करना बंद कर चुका है और वो आर्टिफिशियल सांसें दी जा रही, तो 2 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई रोकी जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। इसका मतलब कि वायु बहुत ज्यादा, वायु और उसमें भी ऑक्सीजन जिसको हम सांस में अपने लेते हैं और यूज करते हैं, उसके बिना हम लोगों का जीवन, उसकी कल्पना भी करना बेकार है। मतलब हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो ये साधारण सा बात आपको ये बताता है कि स्वच्छ वायु यानी कि साफ वायु आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब पिछली क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो आयतन के अनुसार इस मिश्रण का, यानी वायु का लगभग 78% तो नाइट्रोजन होता है और 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है ना? और हम लोगों को जरूरत किसकी है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन और वाटर वेपर, जल वाष्प, ये भी कुछ और गैसेस हैं जो आपकी वायु में उपस्थित होती हैं। तो जब उसमें कुछ जहरीले पदार्थ घुलने लगे तब वो क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। द सब्सटेंसेस दैट कॉज द कंटामिनेशन ऑफ एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, और वो वायु प्रदूषक कहलाते हैं। और इस तरीके की जब प्रक्रिया होती है तो उसको हम
वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के कितने मतलब किस तरीके से वायु प्रदूषण फैलता है, अगर हम ये देखें तो हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण दो प्रकार से फैलता है। एक तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे भी वायु प्रदूषण होता है, और दूसरा मैन मेड सोर्सेज, यानी ऐसे स्रोत वायु को कंटामिनेट करने के जो मनुष्य ने खुद से बनाए हैं। हमें ही सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता है, उसके बावजूद भी हमने ही खुद ऐसे कुछ स्रोत निर्माण कर दिए, कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ ऐसे ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए, कुछ ऐसे निर्माण हुए जिससे क्या हुआ, वायु हम लोगों की प्रदूषित होने लगी। जैसे हम लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, और वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई ताकि हम उससे बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे सामान का निर्माण कर सके, प्रोडक्शन कर सकें बहुत सारी चीजों का। लेकिन उसके साथ साथ फैक्ट्रियों से क्या निकला, मतलब प्लस पॉइंट तो ये हुआ कि हम लोगों ने सामान का निर्माण किया, प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज लगाई। लेकिन उससे नुकसान भी ये हुआ कि उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता था उसका निपटारा किस तरह से किया जाए ये समझ में नहीं आया, और अभी भी आज के समय में भी उसका कोई उपाय नहीं अपनाया जा रहा है। जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो फैक्ट्री से धुआं जो है वो निकलता ही जा रहा है और अपने वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो दो तरीके के स्रोत हुए आपके एयर पॉल्यूशन के, एक तो जो प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं और दूसरे जो मनुष्य ने स्वयं ही बनाए हैं। तो नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन्हें हम नेचुरल सोर्सेज या प्राकृतिक वायु प्रदूषण का स्रोत मान सकते हैं, उसको समझेंगे। You may have seen on television that during the summer season some forests catch fire. यानी कि गर्मियों के समय में कुछ जंगलों में क्या हो जाती है, आग लग जाती है। These fires are caused when, as a result of high temperatures, dead plant materials such as barks, twigs and leaves which are lying on the forest floor start burning. ऐसा कब होता है, जब तापमान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए और सूखे पेड़ पौधे, सूखे पत्तियां, जब बहुत ज्यादा तापमान हो तो ऑटोमेटिकली उसमें आग पकड़ ले वो और जलने लगे, तो पूरे के पूरे जंगल जलने लगते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। These fires emit large amount of smoke into the atmosphere, thereby polluting the air. यानी जो जंगलों की प्राकृतिक रूप से लग जाने वाली आग है उससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, धुआं निकलता है, और वो हमारी वायु को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है, यानी कि प्रदूषित कर देता है। द अदर नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज वॉल्केनोज। वॉल्केनोज भी एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो वॉल्केनोज क्या होते हैं, वॉल्केनोज एमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनोज जो हैं जिनको हम ज्वालामुखी कहते हैं, वो भी बहुत बड़े अमाउंट में हार्मफुल गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं और एयर पॉल्यूशन में वो कंट्रीब्यूशन कर देती हैं। ठीक है, तो ये स्रोत जो हैं ये आपके प्राकृतिक है, मतलब इस पे इंसानों का कोई भी कंट्रोल नहीं है। डिड यू नो दैट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया ऑफ हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी एनसर्कलिंग द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन। उसके बाद मैन मेड सोर्सेज आते हैं, यानी कि ऐसे कुछ वायु प्रदूषण के स्रोत जो हमने खुद से बनाए हैं, हमने खुद से बनाए हैं। ऑल्दो नेचुरल सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, did you know that human activities contribute the most towards air pollution? अब नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो तो एयर पॉल्यूशन में योगदान करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो हम लोगों के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। वायु प्रदूषण करने में इंसानों का बहुत बड़ा योगदान है। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज एयर पॉल्यूशन इंक्लूड एमिशन फ्रॉम पावर प्लांट्स, automobile exhausts and factories, burning of fossil fuels and firewood। यानी कि बहुत सारे वायु प्रदूषण के कारण है। एक तो आपका बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, उनसे जो पॉल्यूशन निकल रहा है, हम लोग जो
घूमने के लिए ऑटोमोबाइल्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम स्कूटर, कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रेन, प्लेन, इनका सबका यूज कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनका जो वो चलाई जा रही हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान बनाने के लिए। और फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होता है और फायरवुड, इसके सबके कारण जो है वो वो आपका वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा पैमाने पर फैल रहा है। तो अब हम कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेंट्स है और उनके क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो, एक तो वाटर पॉल्यूटेंट है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक कलरलेस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होती है, यानी कि नेचर में कैसी होती है, जहरीली होती है और कलरलेस होती है, यानी कि दिखाई नहीं पड़ती, पारदर्शी होती। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यानी अगर फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट बर्निंग किया जाए, पूर्ण रूप से अगर वो जले ना, तो क्या क्या निर्माण होता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और फॉसिल फ्यूल्स से आप क्या समझते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये तो ये इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। सबसे ज्यादा मेनली खास तौर पे ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, गाड़ियों के चलने के कारण ये प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो आपके वाहन हैं बहुत सारे, है ना, ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। हम कह सकते हैं कि तो जो पदार्थ आपके वायु को पॉल्यूटेड कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब कभी कभी नेचुरल रूप में मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी का फटना है, वनों में लग जाने वाली नेचुरल प्राकृतिक तौर पे जो आग है उससे उठा हुआ धुआं और धूल, ये सब आ सकते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। अब जैसे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी विद्युत संयंत्र हैं, आपके वाहन निर्वातक हैं स्वचालित, आपकी जलावन लकड़ी है, उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं है, ये सब बहुत श्वसन समस्याओं और वायु प्रदूषण के कारण जो है वो होती हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ या प्रदूषक उपस्थित होते हैं। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में बहुत तेजी से, कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही, मतलब आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए कि जब आप बिल्कुल छोटे थे तो आपके घर में कितनी गाड़ियां थी और आज की डेट में आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं। हर एक घर में गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। पहले 10 सदस्यों के परिवार में एक गाड़ी हुआ करती थी और आज के टाइम में अगर 10 सदस्यों का परिवार है तो 10 के बजाय 11 गाड़ी होती है। जनरली 10 सदस्यों के परिवार में पहले के टाइम में एक गाड़ी हुआ करती थी और आज के समय में 10 सदस्यों के ही परिवार में 10 के बजाय 11 गाड़ी रहती है, एक ना एक एक्स्ट्रा ही खड़ी रहती है ना। तो मतलब क्या हुआ, संख्या उसकी बढ़ी है। और जब गाड़ियों की संख्या हर घर में इस तरह से बढ़ी तो उससे क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो उत्पादन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। इसके बाद स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके बाद आप देखेंगे स्मॉग। स्मॉग क्या चीज होती है, स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। यानी कि स्मोक का मतलब धुआं, तो धुआं और फॉग, कोहरा, ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएं तब जो चीज बने वो क्या कहलाएगा, वो आपका स्मॉग कहलाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। आप कभी अगर ठंड के मौसम में दिल्ली गए हों, मैं केवल दिल्ली की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो चुका है, लेवल बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुका है। तो अगर कभी भी ठंड के मौसम में आप हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बिताया है आपने कोई ठंड का मौसम, तो उसमें वहां पे आपने देखा होगा
कि वायुमंडल में देखने वाली जो कोहरा जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, कोहरे जैसी जो मोटी परत होती है, वहां पे क्या होता है कि कोहरा धुएं के साथ मिक्स होके बहुत मोटी परत बना देता है। मतलब अगर धूप निकल भी आए तो उसको धरती तक पहुंचने में ये कोहरा का जो मोटी परत है ये रोके रहती है और बहुत मुश्किल से धूप आती है। ठंडियों के मौसम में बहुत मुश्किल से धूप जो है वो आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा। ये किससे बनता है, स्मोक और फॉग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि बहुत सारा धुआं हो और फॉग भी हो मौसम के अनुसार, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होने पे ये स्मॉग बन जाता है ना। ये कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि वायु को प्रदूषित करने वाले बहुत सारे विषैले पदार्थों का मिक्सचर होता है और जो सजीवों की स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करता है। Smog is a common winter phenomenon in a large number of modern day cities such as Delhi. Smog जो है ठंडक में होने वाला बहुत कॉमन फेनोमेनन है जो आपको दिल्ली में खास तौर पे दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे छोटे बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होने वाले रोग, आपके जैसे दमा है, खांसी है, या बच्चों में सांस के साथ साथ खरखराहट की सी आवाज आएगी। मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चों पर। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग पॉल्यूटेंट्स है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड are major oxides of sulfur and nitrogen that act as pollutants, जो प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर मेजर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन दैट एक्ट एज पॉल्यूटेंट्स। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, दीज आर रिलीज फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड ऑल्सो फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट यूज कोल एज अ फ्यूल। ये कहाँ से होते हैं, जो हमारी पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं वहां से ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, और पावर प्लांट से जहां पे कोयले को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है वहां पर। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को आप कॉमनली CFC के नाम से जानते हैं। तो इसको हम, जैसे आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा होगा कि किस तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको जलाने के विषय में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो एक और प्रकार का प्रदूषक वायु प्रदूषक है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज CFCs, है ना। इसको शॉर्ट में क्लोरो का C, फ्लोरो का F और कार्बन्स को C लिख दिया फिर से, तो CFC। दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। आपने कई बार सुना होगा कि फ्रिज की गैस, मतलब मेरी फ्रिज खराब हो गई है क्योंकि मेरे फ्रिज की गैस खत्म हो गई है ना। तो वो गैस कौन सी होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ही यूज उसमें किया जाता है, उसमें प्रयोग। दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स और AC एयर कंडीशंस में भी इसका यूज किया जाता है, और एरोसोल स्प्रेज में भी इसका यूज किया जाता है ना। तो ये जो है इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर्स में, या सबके घर में आज के डेट में AC लगा हुआ है तो AC में और एरोसोल के स्प्रे में भी इसका यूज होता है। तो CFC क्या होता है, एक तरीके का नुकसानदायी वाटर पॉल्यूटेंट है, वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषक है। अभी हम वायु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम की जो गैस होती है ये आपका यूज होती है रेफ्रिजरेटर्स में। आप ये सोचेंगे कि इसके बिना तो रेफ्रिजरेटर नहीं चल सकता, इसके बिना AC नहीं चल सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सुविधा के लिए हम यूज करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या होता है, दुष्प्रभाव होता है। तो इसका क्या दुष्प्रभाव हो रहा है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है CFCs, दे कॉज डैमेज टू द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें जो ओजोन लेयर है उसको ये डैमेज करने का काम कर रहे हैं। तो CFCs क्या है, इससे जो वायुमंडल में ओजोन की परत होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है ना। अब ये देखो, आप सबको पता है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो सन से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उससे हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में योगदान करती है। ठीक है, तो आप सब ने क्या ओजोन लेयर में छेद, ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? उसमें क्या होता है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन के कारण। तो अब कुछ फैक्ट्रीज ने, कुछ कंपनीज ने CFC के स्थान पे कुछ कम हानिकारक रसायनों का यूज शुरू किया है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। जनरली अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM, ये क्या होते हैं? These are tiny particles that are produced on the burning of coal and petroleum. जो आपका कोल और पेट्रोलियम के जलने पर बनते हैं। They are also released during industrial processes such as mining and making of steel. यानी माइनिंग के समय पे और स्टील बनाने की प्रक्रिया में भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का या SPM का प्रोडक्शन हो जाता है। इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर, ये इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। टॉप द लिस्ट ऑफ सिटीज इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन लेवल्स। यानी ये जो सिटीज हैं, यहाँ पे वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो टॉप सिटीज में आता है, और पूरे विश्व में ये टॉप सिटीज में गिने जा रहे हैं आज के समय में। तो एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या हमें इसका नुकसान हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, उससे हमें क्या क्या नुकसान है। पहले हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण होता कैसे है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें वातावरण में घुल जाती हैं, और उसके इफेक्ट्स सुन करके आप सभी क्या हो जाएंगे, चौंकेंगे कि हाँ, हम लोग इतने छोटे छोटे, जो लग रहा है कि हमें कि बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन उसके कारण जो वायु है वो हमारी प्रदूषित होती जा रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, है ना, मान लीजिए सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो कुछ बहुत सारे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी उसमें उत्पन्न होते रहते हैं ना। और जब वो बहुत टाइम तक आपके वायु में ही रहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, यानी कि दृश्यता जो है वो घट जाती है। सांस लेने पर ये मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, और उससे क्या होते हैं, फिर श्वसन प्रक्रिया बाधित होती है, या सांस लेने में कठिनाई होती है, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है ना। आपका जैसे स्टील का निर्माण है, इस्पात का निर्माण है, और खनन जैसे काम, इनसे सबसे क्या होता है, आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से ये होते रहते हैं, और इसी के कारण वायुमंडल भी जो है वो प्रदूषित होता रहता है साथ साथ में। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या क्या है, मतलब वायु प्रदूषण के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कैन कॉज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कि हमारे वातावरण में जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी को पता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो वातावरण में बढ़ता जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और इस प्रभाव को
ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स विच इंक्रीज द वाटर लेवल इन सीज एंड ओशंस। यानी कि इससे क्या हो रहा है? जब पूरे हम ये कह रहे हैं कि पूरे हमारे पृथ्वी का ही तापमान बढ़ता जा रहा है, या हम कह रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के गोलक का ही तापमान बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको पता है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें, आप विजुअलाइज करके पूरी पृथ्वी को एक बार देखिए और सोचिए कि उसमें अलग अलग जगहों पे कहीं ऐसा है कि जहां पे बारहों मास क्या रहती है? बहुत ऊंची ऊंची फीट तक बर्फ जमा रहती है, बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ध्रुवों पे बिल्कुल बर्फ रहती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है? बहुत स्लो, अचानक कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत स्लो प्रोसेस में बहुत धीमे धीमे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। आपने सुना भी होगा ये चीज, है ना? हिमालय के बारे में सुना होगा कि, और इंडिया में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स के बारे में सुना होगा कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो पिघल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि गिरने लगते हैं और नीचे की तरफ उससे बहुत ज्यादा आपदाएं भी हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाते हैं। तो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से जब ग्लेशियर्स यानी बर्फ के बड़े बड़े चट्टाने जो हैं वो पिघल रही हैं, तो पिघलने से क्या होता है? विच इंक्रीज द वाटर लेवल इन द सीज एंड ओशंस। इसके कारण क्या हो रहा है? हमारे समुद्र में वाटर लेवल बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारी जल वाले स्रोत हैं उनका वाटर लेवल बढ़ रहा है। दूसरा हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ CO2 इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स के पिघलने के कारण वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है समुद्रों में, तो वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हम ग्लोबल वार्मिंग की बात अगर करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन CO2 हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब सन्स हीट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिल रही है उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, एंड नॉट लेट देम एस्केप। एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए क्या हो रहा है कि अर्थ के टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है। तो ये दो चीजें एकदम क्लियर रखेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो दोनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में केवल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर्स का पिघलना और समुद्रों में वाटर लेवल का बढ़ना। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। The phenomena of rise in overall temperature of the earth because of the rise in carbon dioxide is known as global warming. CO2 has a tendency to absorb sun's heat and not let them escape. कार्बन डाइऑक्साइड में एक टेंडेंसी होती है कि वो जो सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन निकालता नहीं है। इसके कारण क्या होता है? दस इट इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर। इसीलिए ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट हम बात करें एयर पॉल्यूशन का, तो ये तो बहुत बड़े बड़े इफेक्ट हैं और बहुत स्लो प्रोसेस में है जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम महसूस नहीं कर पाते, जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन कुछ इफेक्ट्स हैं जो तुरंत ही समझ में आते हैं, जैसे इनहेलेशन ऑफ सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एस्थमा
एंड लंग कैंसर। फेफड़ों का कैंसर भी इससे बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और दमा की बीमारी। आपको 10 में से कम 8 लोग हमेशा, जब पॉल्यूशन, जैसे हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको लोग खांसते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। जो हम जब गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों के अंदर बैठे हैं लोग, एसी भी चल रहा है, साथ में गाड़ी भी चल रही है, तो एसी के चलने से भी जो धुआं निकल रहा है और गाड़ियों के चलने से भी जो धुआं निकल रहा है ना, तो उससे क्या होता है, आपका श्वसन प्रक्रिया या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उतना सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे, तुरंत एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसी तरीके के वातावरण में रहने से क्या होता है, लंग कैंसर के भी केसेस बढ़े हैं और दमा के रोगियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों में भी एस्थमा की प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगी है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगी है, और उसका यही सब कारण है। तो उन्नति के साथ साथ हम लोगों का नुकसान भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या हो सकता है, कॉजेज इरिटेशन टू द आईज, एंड if combines with water vapor present in air, it forms an acid which comes on earth surface with the rainwater. तो बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने वायु प्रदूषण के बारे में बात करी। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.